everybody, welcome to the fourth video of this chapter which is improvement in food resources. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ये देखा था कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है या जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो हम लोग एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिल्क और मीट, उसका प्रोडक्शन हमको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत रेट में बढ़ रही है, बट हमारे पास जो लैंड है, कल्टिवेबल लैंड, एरेबल लैंड, वो उतनी स्पीड में नहीं बढ़ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमको जो अवेलेबल लैंड है उसमें ही क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा समहाउ। तो हमने देखा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया है, व्हाइट रेवोल्यूशन किया है, जिससे हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन बढ़े हैं, जिसकी वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट भी बना है। तो उसके लिए हम लोग 3 तरीके देख रहे हैं। तो एक तरीका हमने ये देखा है पिछले वीडियो में कि हम लोग क्रॉप की वैरायटी को कैसे मैनेज करें, हम लोग कौन से सीड्स चूज करें। हम लोग ऐसे सीड्स चूज करें जो हाइब्रिड हो। हाइब्रिड का मतलब कि उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज इस वैरायटी के है, कुछ अच्छी क्वालिटीज उस वैरायटी के है, तो हम जेनेटिकली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसको हाइब्रिडाइज भी कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज उसमें आ जाए, जैसे कि वो लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाला हो, जल्दी खराब ना हो, उसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाए, डिजीज रेजिस्टेंट हो जाए, गर्मी ठंडी में, कम पानी में, ज्यादा पानी में, वो सब मैनेज कर सके। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी है, वीडियो नंबर 3 में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या आपने वो सेक्शन नहीं पढ़ा है बुक में, तो आप डेफिनेटली वो पढ़ के आ सकते हैं। अभी हम सेकेंड स्टेज की बात करने वाले हैं। अब हमने सीड्स जो है वो चूज कर लिया। अब हम लोग सीड्स को सो कर चुके हैं, जमीन में डाल चुके हैं। अब हम लोगों को यह डिसाइड करना है कि उसके बाद उस सॉइल में क्या क्या डालना है। देखो, सीड्स तो हमने बहुत अच्छे चूज कर लिए है ना, बट अगर हम उस सीड्स को खाना पानी नहीं देंगे अच्छे से, तो वो सीड्स, बहुत अच्छे सीड्स भी ग्रो नहीं हो पाएंगे, राइट। अ स्टूडेंट इज वेरी ब्रिलियंट, बट अगर उसको अपना ब्रिलियंस दिखाने का मौका ही ना मिले, है ना, अगर उसको अच्छे से खाना पानी ना मिले, या फिर उसको अच्छा स्कूल ना मिले, या फिर उसको अच्छा सराउंडिंग ना मिले, तो फिर वो टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है। सो सिमिलरली एक बहुत अच्छा सीड भी रहेगा तो भी उसको अच्छे से ग्रो होने के लिए, अच्छा क्रॉप बनने के लिए आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। सो प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स, जस्ट एज वी डू, है ना। आपको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, अच्छे से ग्रो होने के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आपको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, टाइम पे पानी भी होना चाहिए, टाइम पे स्लीप होनी चाहिए, ऑल दोज थिंग्स विच आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिएंट्स। सी, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्या सवाल आने वाला है कि सीड तो डाल दिया, अब सवाल यह है कि आप उसको प्रोड्यूस कैसे करने वाले हो। आप उसको, वो वाला पार्ट जो है हार्वेस्टिंग के पहले का और सीड सो करने का, मतलब बेसिकली पूरा ग्रोथ वाला जो प्रोडक्शन वाला जो पीरियड है, उसको आप मैनेज कैसे करने वाले हो। ओके, सो इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। 3-4 महीने का प्रोसेस है, जिसमें आपको खत, मतलब कि मैन्योर वगैरह डालना पड़ता है, आपको पानी देना पड़ता है, आपको धूप छांव से बचाना पड़ता है, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू डू। सो इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। और अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते हो एज अ फार्मर, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ बेटर यील्ड। मतलब अगर आप अच्छे से फर्टिलाइजर्स डाल पाते हो तो ज्यादा ग्रो होगा, बट वो खर्चे का काम है। तो आप ज्यादा खर्चा करोगे तो आपको प्रोड्यूस भी ज्यादा मिलेगा, अगर आप कम खर्चा करोगे तो आपका प्रोड्यूस भी थोड़ा सा नुकसान होगा ही होगा, राइट। सो प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स विच दे रिसीव फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। इसके अलावा तो कुछ लेता नहीं है ना प्लांट कोई दवाइयां तो लेता नहीं है। सो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एयर जो वो हवा में से लेता है, राइट, वाटर जो वो सॉइल में से लेता है, और सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो वाटर के जरिए वो न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल के। तो प्लांट्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट है, और वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट आपको याद रखनी है, याद करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखने वाले हैं एयर, वाटर एंड सॉइल में से क्या क्या इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स मिला के वो अपना डीएनए बनाता है, अपना ग्लूकोज बनाता है, सबके न्यूट्रिएंट्स मिला के बनाता है, राइट। सो एयर में से हमको, मतलब प्लांट को मिलता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। कैसे, आपको पता है, वो प्लांट CO2 के जरिए हवा में से कार्बन और ऑक्सीजन लेता है, करेक्ट। सो मिल गया, देखो C और O2 मिल गया। C क्यों चाहिए,
बिकॉज हम पूरे कार्बन के ही बने हैं, है ना। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब हम लोग के मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव CO2 इन द एटमॉस्फेयर। यस, वाटर से क्या मिलता है आपको पता है, वाटर तो H2O है। सो क्या प्लांट को हाइड्रोजन की जरूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल। ग्लूकोज में क्या होता है याद करेंगे, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज इज C6H12O6। तो देखो कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन दोनों जगह से मिल रहा है। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छा। सॉइल, सॉइल में से क्या मिलेगा? अब आपको लगेगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बस नहीं, ये तो फूड है, बट बाकी प्लांट में बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है। जैसे अगर आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाए फॉर एनर्जी तो आपकी बॉडी चलेगी क्या? तो बोलेंगे नहीं सर, मेरी बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि सिर्फ यही चीजें रही, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो एनर्जी तो बन जाएगी। दिन भर ग्लूकोज खाते रहोगे आप तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बट आपका ग्रोथ, रिपेयर, DNA, सेल डिवीजन, ये सब चीजें कैसे मैनेज होगी? उसके लिए तो नाइट्रोजन चाहिए, उसके लिए और भी मॉलिक्यूल्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए आप क्या करते हो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हो, आप प्रोटीन्स खाते हो, आप फैट्स खाते हो, आप विटामिन एंड मिनरल्स भी लेते हो, करेक्ट। सो उसी तरीके से सॉइल में से प्लांट को भी ये मिनरल्स की जरूरत है। कौन से मिनरल्स? नाइट्रोजन। तो हमने 14 चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि नाइट्रोजन की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि DNA, RNA, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये सब चीजों में नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए ऐसी बात नहीं है, सब मिलके चाहिए, ये चाहिए, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बट नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो आप सोचो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? सो नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। सिमिलरली फॉस्फोरस जो फर्टिलाइजर वगैरह में होता है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स प्लांट को लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए, इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, गुड। अब प्लांट को कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। स्मॉल क्वांटिटीज में जैसे कि आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। सो बेसिकली प्लांट को 6 + 7 13 न्यूट्रिएंट्स चाहिए फ्रॉम द सॉइल। एयर एंड वाटर तो आपको याद हो जाएगा बिकॉज ये चीज आपको मालूम है, बट सॉइल में से ये सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, सारे न्यूट्रिएंट्स फॉर आइडियल ग्रोथ। सी, फॉर योर आइडियल ग्रोथ यू नीड एवरी टाइप ऑफ विटामिन इन ऑप्टिमम क्वांटिटीज। विटामिन डी भी चाहिए, विटामिन बी भी चाहिए, बी के भी अलग अलग प्रकार है, वो भी चाहिए, है ना। A, B, C, D, E, K, सारे टाइप के विटामिन चाहिए, मिनरल्स आपको चाहिए, तो प्लांट को भी तो चाहिए। तो प्लांट को ये सारे मिनरल्स चाहिए होंगे, और ये मिनरल्स चाहिए स्मॉल क्वांटिटीज में, ये मिनरल्स चाहिए बिग क्वांटिटीज में। तो मैंने इसलिए इसको कैपिटल्स में लिखा है बिकॉज दिस इज मैक्रो, ज्यादा मात्रा में चाहिए, और ये कम मात्रा में रिलेटिवली। ऑफ कोर्स दीज आर द मैक्सिमम रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, ये थोड़े कम चाहिए, बट फ्रॉम द सॉइल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक जो कम मात्रा में चाहिए, एक जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, रिलेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन। मतलब अगर ये 1 माइक्रोग्राम चाहिए होगा तो ये 10 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। ये तो ऑफकोर्स ग्राम्स और किलोग्राम्स में चाहिए, बट दीज एज कंपेयर टू दीज आर रिक्वायर्ड इन मैक्रो अमाउंट्स, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो ये टेबल को याद कर लेना आप लोग, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डेफिनेटली याद करना, ओके। नाउ द पॉइंट इज कि डेफिशिएंसी इन एनी ऑफ द अबव कैन इफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डिसीज रेजिस्टेंस। बेसिकली देखो, अगर आपकी बॉडी में कोई विटामिन की कमी हो, फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी की कमी हो, तो विटामिन डी की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। आपको पता है विटामिन डी की कमी से आपका इम्यून सिस्टम भी कम हो सकता है, आपके बोन्स वीक हो जाते हैं, आपके कार्टिलेज वगैरह वीक हो जाते हैं, सब कुछ। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक छोटे से माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपके लिए है विटामिन डी, बहुत कम मात्रा में चाहिए, वो अगर नहीं रहेगा तो बहुत इंपैक्ट होगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। क्यों? बिकॉज
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली डेफिशिएंसी इन एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी चीज की डेफिशिएंसी, देखो प्लांट को कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी अक्सर नहीं होती, बिकॉज पानी आप देते हो, समझ जाता है आपको, कार्बन ऑक्सीजन वो ले लेता है हवा में से, तो उसको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो चीजें हैं जो सॉइल में जरूरी है, वो कभी कभी उसको कम पड़ता है, और कम पड़ा तो क्या होगा, उसका रिप्रोडक्शन इफेक्ट होगा। इट्स अ फिजियोलॉजिकल, इट्स अ लाइफ प्रोसेस जो वो नहीं कर पाएगा अच्छे से, है ना। उसके बाद ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसका लेंथ, आपने टिश्यूज वाले चैप्टर में देखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली आपको सेल डिवीजन करना पड़ेगा, और सेल डिवीजन में बहुत सारे यहाँ पर जो माइक्रो एलिमेंट्स है, मैक्रो एलिमेंट्स है, वो सब कुछ जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी सेल डिवीजन में, बिकॉज डीएनए डिवाइड करना है। सो द पॉइंट इज कि ना रिप्रोडक्शन ढंग से हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, कम होगी। जैसे हमको भी अगर कम खाना मिले तो हमारी ग्रोथ कम हो जाती है। आपने देखा है इंडिया में जो लोग जिनको खाना नहीं मिलता है ज़्यादा, या न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है, उन लोगों की ग्रोथ इफेक्ट होती है, कम हो जाती है। सिमिलरली डिजीज रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप में विटामिन डी की कमी हो तो आपका इम्यून सिस्टम भी कम हो जाता है ना, वीक हो जाता है, तो आपको बीमारियां भी होने लगती है, राइट। सो द पॉइंट इज कि डिजीज रेजिस्टेंस फॉर प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स का भी इम्यून सिस्टम होता है, वो भी वीक हो जाएगा। बेसिकली जो भी ग्रो होने के लिए जरूरत है प्लांट को, वो ये सब चीजें हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज में कमी आए तो वो इफेक्ट होगा डेफिनेटली। मतलब अगर बिल्डिंग बनाने में अगर ब्रिक्स की कमी है तो इफेक्ट होगा, अगर सीमेंट की कमी है तो इफेक्ट होगा, रेती की कमी है तो इफेक्ट होगा, पेंट नहीं किया तो भी इफेक्ट होगा। सो हर चीज का अपना एक रोल है। सो टू इंक्रीज द यील्ड सॉइल कैन बी एनरिच्ड। तो अभी देखो ये तो अपने को मिल ही जाता है, ये अगर कम पड़ जाए, कभी कम ना पड़ जाए, अगर हम सॉइल में ये चीज कम है ऐसा हमको लगता है, या हमको लग रहा है कि पिछले साल यील्ड नहीं आया था, कम आया था, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, वी कैन एनरिच द सॉइल। हम लोग सॉइल में कुछ चीजें डाल के उसको एनरिच कर सकते हैं, उसको रिच बना सकते हैं, उसको न्यूट्रिएंट रिच बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डाल के। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या चीजें हैं वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आपने सुना भी होगा कि मैन्योर इज समथिंग रिलेटेड टू काउडंग, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह आपने अपनी बिल्डिंग में देखा होगा। और फर्टिलाइजर एंड मैन्योर प्रोवाइड दीज थिंग्स टू द सॉइल। क्लियर? ग्रेट। सो अभी मैं इसको हटा देता हूं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें हम लोग बात करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की। ओके, तो मिलते हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स टॉक अबाउट दीज फर्स्ट टू क्वेश्चंस, जो इसी बोर्ड पे जो लिखी है चीजें उस पर ही हो जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज 206. इट सेज व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये रहे 6 जो सॉइल में से आते हैं। एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बिकॉज सॉइल में से जो एलिमेंट्स चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसमें से मैक्सिमम क्वांटिटीज में ये चाहिए और ये कम क्वांटिटीज में चाहिए। So that is why they are called macronutrients, and they are 6: nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur. Right? ये याद रखना है आपको, बिल्कुल याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. How do plants get nutrients? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? एयर, वाटर एंड सॉइल में से मिलते हैं। एंड आपको ये लिखना पड़ेगा कि एयर में से ये मिलता है, वाटर में से ये मिलता है और सॉइल में से ये मिलता है। तो अगर आप ये लिख लोगे तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। चलो तो अब इसको हटा देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। So let's talk about the first thing which we can use to enrich the soil with the nutrients which we just saw, right? हमने देखे थे macronutrients 6 and micronutrients 7. So वो 13 nutrients अगर हमको soil में increase करने हैं तो हम कैसे करेंगे? First thing we can do is use manure. अब manure क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, manure मतलब organic matter, ठीक है? और organic जब भी बोलते हैं तो वो होता है फ्रॉम लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, डीकम्पोज्ड लाइफ फॉर्म्स। सो मैन्योर क्या करता है? इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब लाइफ मैटर, है ना। जैसे कुछ हम देखने वाले एग्जांपल्स, जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट वगैरह वगैरह जो हम लोग डालने वाले हैं, राइट, वो लाइफ मैटर से ही आया है, इसीलिए वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है सॉइल को, ठीक है। सो इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट।
न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम लोग, बट वो ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई करता है ज़्यादा, जिससे सॉइल स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, राइट। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हमने देखे। प्रिपेयर्ड बाय डीकॉम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट। एनिमल एक्सक्रीटा जैसे कि काउडंग वगैरह, वो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, है ना। सो काउडंग, एनिमल वेस्ट वगैरह वगैरह जो होगा, एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट। प्लांट भी जो क्रॉप आप यूज कर लेते हो और जो फिर रह जाती है, उसकी स्टेम वगैरह जो रह जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट क्रॉप, जिससे आपने ग्रेन्स तो ले लिया पर बाकी की चीजें रह गई उसकी, सो दैट यू कैन यूज एज अ प्लांट वेस्ट, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है और ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है सॉइल का। सॉइल की फर्टिलिटी क्यों बढ़ेगी? बिकॉज जब हम एनिमल वेस्ट डालते हैं तो आपको पता है एनिमल वेस्ट में नाइट्रोजन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, यूजेबल नाइट्रोजन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है ऐसा बोलते हैं। इट इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ह्यूमस कंटेंट उसमें बढ़ जाता है, ह्यूमस कंटेंट, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और जब बहुत सारा पानी आ जाता है तो वो बहुत होल्ड भी कर सकता है, फिर ड्रेनेज में इजी पड़ता है। अदरवाइज अगर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो ज्यादा पानी होने पे वो न्यूट्रिएंट स्टॉप सॉइल निकल जाएगा। नाउ दिस ह्यूमस, इफ यू आर कॉलिंग इट, इट improves the soil structure. That means it holds water very nicely. You can also use manure to think about one more advantage, that is it recycles the waste. तो ये जो वेस्ट था आपके लिए, एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल के लिए वेस्ट था, आपके लिए भी वेस्ट था। प्लांट वेस्ट उसका कुछ कर नहीं सकते, तो आप उसको कहीं और फेंको, इसके बजाय आप अपने ही अगर सॉइल में उसको डाल दो तो दैट विल बी अ नाइस रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट, ठीक है। सो इट रिसाइकल्स वेस्ट एंड अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो फर्टिलाइजर्स जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, उसमें हम लोग समझते हैं कि ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने पर हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर खराब होने लगता है, तो उसका एक्सेसिव यूज से हम लोग बचते हैं, बिकॉज हम लोग वेस्ट को रिसाइकिल भी कर रहे हैं और प्लांट को न्यूट्रिएंट रिच भी बना रहे हैं, और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से उसका सॉइल स्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। सो दिस प्रैक्टिस इज सस्टेनेबल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। बट अगर आप फर्टिलाइजर यूज करते हो तो वो जल्दी, लाइक इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग। अगर आप उस चाहते हो कि 200, 300, हजारों साल तक आपका सॉइल अच्छा रहे, देन यू यूज दिस ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, तो मैन्योर के दो प्रकार हैं, एक है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, ये दो प्रकार हैं। सो आप याद रखेंगे कि कंपोस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, जो भी आप देख रहे हो ये सब एनिमल या प्लांट वेस्ट है। काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट मतलब जो कोई वेजिटेबल आपके खाने लायक नहीं है, सड़ गया, आपको लगता है कीड़े लग गए तो आपने डाल दिया। डोमेस्टिक एंड सीवेज वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट में भी बहुत सारे अलग वेस्ट आ सकते हैं ना। सीवेज वेस्ट जो आप फ्लश वगैरह करते हो वो ह्यूमन वेस्ट ही है वो। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब जो प्लांट के रिफ्यूज होता है, जैसे सीड्स लेने के बाद जो आपके प्लांट का जो पार्ट्स बच गया वो स्ट्रॉ। इरेडिकेटेड वीड्स, वीड्स आपने बोला था है ना, जो प्लांट्स जो छोटे छोटे अनवांटेड ग्रोथ होती है सॉइल में, वो प्लांट्स वो आप निकाल देते हो छोटे छोटे, और उसको क्या करोगे आप, उसको कंपोस्ट करोगे। क्या करोगे, आर डीकम्पोज्ड इन पिट्स। तो आप उसको सबको मिला के पिट्स में डाल देते हो, जमीन में खड्डा करके उसमें डाल देते हो, और वहां पर वो डीकम्पोज होता रहता है। नाउ इट माइट लुक वेरी डर्टी एंड यू नो, आपको ऐसा लगेगा क्या गंदी बात है, बट दिस डीकम्पोजिशन इज वेरी वेरी गुड फ्यूएल, मैन्यूअर, न्यूट्रिएंट रिच है ये, और वो आप सॉइल में डालोगे तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, स्ट्रक्चर बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट रिच होगा, है ना। वहां के जो अर्थवर्म्स वगैरह जो सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे विल ऑल्सो बी हैप्पी। सो दिस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म्स। तो अगर आप यही स्ट्रक्चर में, यही पिट में अगर अर्थवर्म्स भी डाल दो, सो द डीकम्पोजिशन रेट विल इंक्रीज, सो इट विल हेस्टन द प्रोसेस ऑफ, इट विल फास्ट कर देगा वो प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। और जो चीज बचेगी, जो अर्थवर्म्स ने या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको डीकम्पोज किया, और वो जो चीज बची है, दैट इज एक्सट्रीमली गुड मैन्योर, इट इज एक्सट्रीमली गुड फर्टिलाइजर, इट्स नेचुरल फर्टिलाइजर।
देन यू कैन यूज ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर क्या है? ग्रीन मैन्योर इज बेसिकली ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स को क्या करते हो आप? प्रायर टू सोइंग क्रॉप सीड्स, मतलब आपको ऐसे कोई क्रॉप सीड्स लगाने हैं जो खुद फर्टिलाइज या खुद लेग्यूमिनस नहीं है। लेग्यूमिनस आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं थ्रू द बैक्टीरिया, राइजोबियम वगैरह बैक्टीरिया। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं नॉन लेग्यूमिनस जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते, बैक्टीरिया जिनमें नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स लगाने के पहले आप कुछ ऐसे प्लांट्स लगाते हो जो उसका नाम है ग्वार, सन हेम्प बोलते हैं जिसको, इंडिया में बहुत चलता है। दे कैन बी ग्रोन एंड दे कैन बी लेट्स से उसको आप तोड़ दे सकते हो। एक बार आपने ग्रो कर दिया, फिर आप उसको निकाल दो और निकालने के बाद उसको एज अ कवरिंग इन द सॉइल या सॉइल के अंदर थोड़ा सा प्लॉ कर दो, मतलब थोड़ा मिक्स हो जाए सॉइल के अंदर ही। नाउ दैट प्लांट जब आप उसको आपने सॉइल में प्लॉ कर दिया, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर ऐसे कवर कर दिया उसको, दिस एनरिचेस द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इससे सॉइल एनरिच हो गया। यस, सो यू अंडरस्टैंड दैट ये वेस्ट भी आप लगा सकते हो या फिर आप कुछ प्लांट्स ग्रो करते हो स्पेसिफिकली सो दैट आप उसको एक मैन्योर जैसे यूज कर सको। सो व्हेन प्लांट्स डायरेक्टली, ग्रीन प्लांट्स जो अभी फ्लावर वगैरह करने वाले हैं, ऐसे प्लांट्स को आपने और ग्रो होने नहीं दिया, थोड़ा ग्रो होने दिया और उसको तोड़ के वहीं पे एज मैन्योर यूज कर दिया, बिकॉज फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खाएंगे ना और फिर उसका मैन्योर बनेगा। सो दैट ऑल्सो यू कैन यूज। सो इफ यू रियलाइज, हम लोग मैन्योर समझते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। वी आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल फैक्ट्री मेड स्टफ हियर। तो अभी हम इसको हटा देते हैं और एक और तरीके से देखेंगे हम लोग कि सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच कैसे कर सकते हैं, वो है फर्टिलाइजर। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको हटाने के बाद। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स विच आर वेरी फेमस। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि हम लोग यूज करते हैं उसको क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाने के लिए। तो फर्टिलाइजर एग्जैक्टली होता क्या है और फर्टिलाइजर और मैन्योर में फर्क क्या है? तो देखो, मैन्योर आपको न्यूट्रिएंट रिच भी बनाएगा सॉइल को और उसकी सॉइल क्वालिटी भी बढ़ाएगा, बट उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं है। बट ये जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज करने वाले हैं वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के लिए है, वो सॉइल स्ट्रक्चर वगैरह के लिए कुछ नहीं है। सो फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में मिलते हैं। तो हम लोग सॉइल में फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं। तो फर्टिलाइजर में क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम पे विच सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वेरी फेमस NPK। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर आप देखो तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में आता है और टॉप 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में आता है। तो ये चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड नहीं होते, ज्यादा यही होते हैं, राइट? अगर होते भी है तो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं दूसरे। सो दिस इंश्योर्स गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ देखो, प्लांट के ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत जरूरी है सॉइल में होना। तो गुड वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब लीफ, फ्लावर्स, स्टेम वगैरह जो ग्रो होता है वो इन एलिमेंट्स की वजह से ज्यादा ग्रो होता है। दिस इज गुड फ्यूएल, ठीक है, गुड न्यूट्रिएंट सो दैट वो ग्रोथ बढ़े। शुड बी अप्लाइड केयरफुली, बट नाउ फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करने का बहुत केयरफुल रहना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, दिस इज इनऑर्गेनिक। ये फैक्ट्री में बना हुआ है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो होंगे। यस, आपको किसी ने ये नहीं बोला होगा कि ज्यादा एनिमल वेस्ट मत डालो या ज्यादा काउ डंग मत डालो, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नेचुरल, ऑल नेचुरल, नो प्रॉब्लम। बट ये नेचुरल नहीं है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। डोज, हाउ मच? बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए, बहुत कम भी नहीं डालना चाहिए, है ना। कम डाला तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। टाइम, कब डालना है उसको, है ना, उसका स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अभी आपने डाल दिया और अभी आपने बहुत सारा पानी उसमें छोड़ दिया तो वो बह जाएगा, फर्टिलाइजर उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो दैट इज वाई टाइम। ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सेसिव इरिगेशन कर दिया, अभी आपने अभी फर्टिलाइजर डाला और उसके बाद तुरंत आपने अगर इरिगेशन कर दिया, बहुत सारा एक्सेसिव इरिगेशन कर दिया, सो अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स विल बी
फ्लोन इनटू द रिवर्स, इनटू द वाटर बॉडीज, जहां पर जानवर पानी पीते हैं, जहां पर फिशेज है. सो दिस विल लीड टू पोल्यूशन, बिकॉज वाटर में ये सब चीजें नहीं होने वाली थी. ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है. वाटर में ये चीज नेचुरल नहीं है. सी, अगर काउडंग पहुंच जाए वाटर में तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज इट इज नेचुरल. बट दीज आर नॉट नेचुरल. सो दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आप अपने सॉइल की एनरिचमेंट कर रहे हो, बट अगर ये बह जाए सो इट विल फर्स्ट, आपका तो पैसा वेस्ट हो जाएगा. दूसरा, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन आसपास में भी हो सकता है. ठीक है. सो यू हैव टू ऑब्जर्व सम प्रिकॉशंस फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, फॉर योर बेस्ट रिजल्ट्स एंड फॉर ज्यादा दूसरा भी नुकसान ना हो इसके लिए भी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल आर एडवर्सली इफेक्टेड. अभी आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो एडवर्सली इफेक्ट होंगे, इफेक्ट करेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे मैंने आपको बताया, काउडंग आप कितना भी दो, इट इज ऑल नेचुरल, इट कैन ईट इट. बट अगर आप ये देते हो आर्टिफिशियल, तो वो आर्टिफिशियल नाइट्रोजन इसको नहीं खाता है वो. करेक्ट. सो इट विल एडवर्सली अफेक्ट देम बिकॉज दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दैट सिनेरियो. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल आर एडवर्सली इफेक्टेड. यस, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी भी खराब होती है. देखो, हमने तो फर्टिलाइजर्स डाल दिए, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डीकंपोज करते हैं चीजों को, वो अगर इफेक्ट हो गए तो उनकी वजह से जो फर्टिलिटी बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी. सो नेक्स्ट टाइम आपको और फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज जो नेचुरल फर्टिलाइजिंग था वो अभी स्टॉप हो गया बिकॉज ऑफ योर इनपुट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्टर्ब हो गए. स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा सॉइल का, बिकॉज सॉइल का स्ट्रक्चर ये लोग ठीक नहीं करते. फर्टिलाइजर्स इज नॉट फॉर इंप्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर या ह्यूमस बढ़ाना या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना. ये सब फर्टिलाइजर का काम नहीं है, बिकॉज फर्टिलाइजर में क्या है, केमिकल्स है. ओके. सो इन लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम्स आ सकती है. सो इसीलिए आपको मैन्योर प्लस फर्टिलाइजर का एक मिक्स, एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए. क्यों? मैन्योर से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, इट विल बी गुड इन द लॉन्ग टर्म. अगर आपको अपना सॉइल यूज करना है फॉर 100, 200, 300 ईयर्स, है ना, आप तो चले जाओगे, बट दैट सॉइल विल बी यूज्ड बाय समबडी एल्स, ऑब्वियसली, राइट. जो हम लोग खेती कर रहे हैं इंडिया में, 4000, 5000, 6000 साल पहले भी वहां खेती होती थी. तो इतने सालों से जो खेती हो रही है और इतने सालों तक होती रहेगी, सो डेफिनेटली दैट सॉइल शुड रिमेन सस्टेनेबल, है ना. तो आपने अगर उसमें ऐसे डाल दिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में 10-20 साल में वो अच्छा प्रोड्यूस दे, बट आफ्टर सम टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, एंड वंस यू स्टॉप यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, there will be no microorganisms to take care of natural fertilizers. So you have to be very careful in long term. आपको इसका मिक्सचर यूज करना चाहिए. फर्टिलाइजर यूज करो आप थोड़ा सा, और मैन्योर भी यूज करो, ऑर्गेनिक भी यूज करो. ओके. सो दिस इज द थिंग अबाउट फर्टिलाइजर. सो लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस. Question number 1, which is on page 207, which says compare the use of manure and fertilizers in maintaining soil fertility. Manure increases the soil fertility to not that extent, but increases the soil structure, उसको improve करता है, water holding capacity, और fertilizing भी definitely करता है. But fertilizer is only for improving the nutrient richness, बाकी सब नहीं. And organic अगर आप manure use करते हो, so definitely the microorganisms will be happy, they will stay. ओके. सो लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, राइट. सो ये सब आप चीजें लिख सकते हो. क्लियर? वाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज इन फील्ड्स, तो ये सब लिख सकते हो. मैन्योर्स को यूज करते हैं आप वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह, और फर्टिलाइजर. ठीक है. तो इट्स द सेम क्वेश्चन, मैं रिपीट नहीं करूंगा. यस, नाउ विल टॉक अबाउट द लास्ट थिंग, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने बहुत सुना होगा, है ना. आजकल ब्रांड्स भी आते हैं, ऑर्गेनिक तुअर दाल, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक बहुत कुछ, ऑर्गेनिक वीट. तो ये ऑर्गेनिक क्या है? तो अभी देखो इतने सारे हम लोग वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि ये मैन्योर का ज्यादा से ज्यादा यूज करना और फर्टिलाइजर और आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक चीजों का कम से कम यूज करना. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक चीजें, नेचुरल चीजें ज्यादा यूज करेंगे. सो इट्स मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मिनिमम, एंड मैक्सिमम यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स,
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह, ठीक है। तो जिसमें आप क्या क्या यूज करते हो, देखो ब्लू ग्रीन अलगी आप यूज करते हो फॉर बायो फर्टिलाइजर्स, जो आप और भी डिटेल में आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी इससे ज्यादा डिटेल में अपने बुक में दिया हुआ नहीं है। ब्लू ग्रीन अलगी इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको आप ग्रो करके एज अ फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हो। देन यू कैन यूज नीम लीव्स, टर्मरिक एज बायो पेस्टिसाइड्स फॉर ग्रेन स्टोरेज। तो ग्रेन स्टोरेज के बारे में हम लोग अभी आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, बट जस्ट शोइंग दैट यू डोंट हैव टू यूज केमिकल्स फॉर स्टोरेज। आपने घर में देखा होगा कि आप चावल में या दाल में कुछ नीम के पत्ते डाल देते हो, बहुत सारा पूरे साल भर का भरते हो ना, तो उसमें कुछ नीम के पत्ते डाल देते हो जिससे वो पेस्टिसाइड जैसा काम करता है, तो उसमें अनवांटेड ग्रोथ नहीं होती है। टर्मरिक डाल देते हो कभी कभी तो भी अनवांटेड ग्रोथ नहीं होती है। सो यस, दीज एज ओल्ड दादी माँ के नुस्खे जिसमें आप लोग ग्रेन स्टोर कर सकते हो, खराब नहीं होते। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेट्स से आर्टिफिशियल बोरिक एसिड और समथिंग लाइक दैट, यू कैन यूज नीम एंड टर्मरिक, ठीक है। सो आने वाले वीडियोज में हम लोग स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में जब बात करेंगे तब देखेंगे। एंड मिक्स क्रॉपिंग, सो क्रॉपिंग में आप मिक्स क्रॉपिंग, जैसे कभी लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो किया जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, पिछले चैप्टर में देखा होगा नाइट्रोजन साइकिल में, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो ये बहुत सारे टेक्निक्स है जो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। बट द पॉइंट इज कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रोथ बढ़ाने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए आप आर्टिफिशियल मेथड्स यूज नहीं करते हो, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते हो, सो दैट आपका क्रॉप या आपका सॉइल खराब ना हो, लॉन्ग टर्म तक, हजारों सालों तक वो न्यूट्रिएंट रिच रहे। सो ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लॉन्ग टर्म, fertilizer is short term. So you have to understand that you have to strike a balance, right? Good. So let's end this video here. Next videos में हम लोग और भी टेक्निक्स की बात करेंगे जिससे यील्ड बढ़ती है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ाई करते रहें।